मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस विषय में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन पढ़ रहे हैं अरस्तु को, अरस्तु के सिद्धांतों को। अरस्तु ने कितने सिद्धांत दिए हैं और उन सिद्धांतों का क्या मतलब है, इन विषयों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में अपन पढ़े थे अरस्तु के परिवार संबंधी विचार, ठीक है ना। उससे पहले अपन पढ़े थे अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार, ठीक है ना। और आज अपन पढ़ेंगे अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार यानी सिटीजनशिप। अरस्तु किन व्यक्तियों को नागरिक मानता है देश का, या देश के नागरिकों के पास कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिनको नागरिक कहा जा सकता है, ठीक है। और अरस्तु ने कुछ चीजें स्पष्ट करते हुए यहाँ पे बताया है कि कौन सी ऐसी चीज है जो नागरिकता से व्यक्ति को भिन्न करती है, नागरिकता से व्यक्ति को अलग करती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन क्रमशः देखेंगे, ठीक है। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे खंड में नागरिकता संबंधी जो है तो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और अरस्तु के अनुसार राज्य में रहने वाले चाहे भले व्यक्ति निवास कर रहा हो, लेकिन कुछ उसके पास अधिकार आवश्यक हैं और वो अधिकार अगर उसके पास नहीं है तो वह राज्य का नागरिक कहलाने की योग्यता नहीं रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि कौन कौन सी ऐसे अधिकार होने चाहिए व्यक्ति के पास जिससे वह देश का नागरिक कहलाया जाए, ठीक है। या कौन से ऐसे अधिकार उसके पास नहीं है जिससे वह उसको नागरिक कहना उचित नहीं होगा, ठीक है। तो क्रमशः अपन देख लेते हैं पॉइंट वाइज ये चीजें दी हुई हैं। तो नागरिक कौन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नागरिक नहीं हो सकता है, नागरिक कौन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। यह एक क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो सबसे पहले है आवास, ठीक है। अरस्तु का कथन है कि किसी व्यक्ति को राज्य में निवास करते हुए उसे नागरिक न मानने की चार दशाएं होती हैं। भले वह व्यक्ति राज्य में निवास कर रहा है लेकिन उसको हम नागरिक नहीं कह सकते हैं, और उसके पीछे चार कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? तो पहला है आवास। पहला कारण कौन सा है? आवास। अरस्तु कहता है कि राज्य में केवल निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो जाता। विदेशी तथा दास भी राज्य में रहते हैं लेकिन उन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। यानी कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को हम नागरिक नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य में तो विदेशी भी आते हैं और नौकर चाकर दास भी रहते हैं, तो उनको नागरिकता की श्रेणी में अरस्तु नहीं रखता है। ये कथन अरस्तु का है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है कानूनी अधिकार का अभाव। क्या है? इससे क्या मतलब है? तो इससे यह मतलब है कि कानूनी अधिकार व्यक्ति के पास अगर नहीं है, अभाव है, तो उसको भी नागरिकता नहीं दी जा सकती या नहीं कहा जा सकता। उस व्यक्ति को नागरिक नहीं कहा जा सकता जिसको केवल अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने के अलावा और कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार तो संधियों के अंतर्गत भी दिया जाता है, यानी कि जिनके ऊपर हम किसी मुकदमा चलाते हैं अब उन मुकदमा के अलावा उसके पास किसी भी प्रकार के अन्य कोई अधिकार नहीं है। उनको जैसे मान लीजिए कि किसी विदेशी पर भी अपन मुकदमा चलाते हैं अरस्तु के अनुसार, तो उसको नागरिक नहीं कहा जा सकता। कोई विदेशी हमारे यहाँ आकर के और कोई क्राइम कर देता है, कोई जुर्म कर देता है, तो उस पर अभियोग चलाया जाता है, लेकिन उसको देश का नागरिक कहना उचित नहीं है, देश का नागरिक वो नहीं होता है, ठीक है। तीसरा है मताधिकार से वंचित तथा निष्कासित व्यक्ति। तीसरा है मताधिकार से वंचित तथा
निष्कासित व्यक्ति, अब मताधिकार से वंचित जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना, उनको हम कह सकते हैं कि मताधिकार से वंचित व्यक्ति। और निष्कासित व्यक्ति यानी जिसको देश निकाला हो गया, किसी अभियोग के चलते, किसी जुर्म या क्राइम के चलते उसको देश निकाला हो गया हो, या देश की नागरिकता उसकी भंग कर दी गई हो, देश की नागरिकता उसकी रद्द कर दी गई हो, उस अवस्था में जो है तो उसको नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं रहता है, ठीक है ना। फिर चौथा है वंशानुगत का आधार ना होना। वंशानुगत क्या कहलाता है? वंशानुगत कहलाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो रहते हैं, जैसे मान लीजिए अपना एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि मान लीजिए कि हमारे दादाजी, ठीक है ना, हमारे दादाजी के पिताजी, उनके पिताजी, यानी वंशानुगत क्रमशः, ठीक है ना, हमारे दादाजी के पिताजी से हमारे दादाजी हुए, हमारे दादाजी से हमारे पिताजी हुए, हमारे पिताजी से हम हुए और हमसे हमारे बच्चे होंगे, यानी वंशानुगत एक क्रमिक परंपरा है, वंशागत परंपरा है, वंशावली है, ठीक है ना। तो वंशावली का आधार ना होना, यानी जिस व्यक्ति के पास वंशावली का आधार नहीं है उसे भी अरस्तु नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये चार जो है तो कारण बताए गए हैं, ये लोग नागरिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अरस्तु के नागरिक और नागरिकता संबंधी विचारों का विश्लेषण। अरस्तु के नागरिक और नागरिकता संबंधी विचारों का विश्लेषण। अब अरस्तु ने जो विचार दिए हैं, जो थॉट प्रस्तुत किए हैं, उन पे एक चर्चा है कि वो किस हद तक सही है, ठीक है ना, उनके किस पैरामीटर पर उन चीजों को हम सही ठहराएं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के न्याय प्रशासन व्यवस्थापिका में सक्रिय भाग लेता हो और वह इस प्रकार सीमित लोगों को ही नागरिक मानता है, ठीक है ना। दूसरा है नागरिक का एक मुख्य गुण अरस्तु ने यह बताया है कि उसमें शासक और शासित दोनों बन सकने के गुण हो। अब इसमें अरस्तु ने दो चीजें बताई हैं जो आज के समय में, चूंकि आप आगे पढ़ेंगे अरस्तु के इस विचार की आलोचना भी पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पर अरस्तु की आलोचनाएं भी होंगी, ठीक है ना। क्योंकि अरस्तु अगर कमजोर बुद्धि का व्यक्ति है तो उसको नागरिकता नहीं दे रहा है, जो कि अनुचित है। भाई व्यक्ति मान लीजिए कि पैदाइशी मूर्ख है, पागल है, तो क्या उसको नागरिकता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, आज के प्रजातंत्र में मिलेगा उसको। लेकिन अरस्तु ने ऐसे लोगों को नागरिकता देने से मना किया है जो अविकसित लोग हैं, बुद्धि रूप से अविकसित लोग हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब थोड़ा सा अरस्तु के विचारों की आलोचना देख लेते हैं, ठीक है। तो अरस्तु के विचारों में आलोचनात्मक अगर विश्लेषण करते हैं तो कुछ बिंदु अपने को मिलते हैं जिसमें अपन देखेंगे कि यह सही है अथवा गलत है। तो पहला उन्होंने उसकी आलोचना में पहला पॉइंट दिया गया है, अरस्तु ने जो राज्य नागरिकता संबंधी विचार रखे हैं उसकी कुछ विद्वानों द्वारा आलोचना की गई है, और उस आलोचना किस आधार पर की गई है वही आधार यहाँ पे आज अपने को देखना है कि किन तर्कों के आधार पे अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो है तो विचार की आलोचना की गई, ठीक। तो पहला है राज्य के दो विभाजन। अरस्तु के अनुसार राज्य के दो विभाजन बताए गए हैं, कौन कौन से? शारीरिक श्रम करने वाले और श्रम करने वाले श्रमिकों की कमाई पर पलने वाले अभिजात्य वर्ग के नागरिक, यानी कि दो चीजें, दो वर्गों में, समाज के दो वर्गों में पूरे समाज को अरस्तु बांटता है। पहला वर्ग है श्रम करने वाले जो मेहनत मजदूरी करते हैं, पहला वर्ग, और दूसरा उन्हीं मेहनत मजदूरी से जो धन एकत्रित करते हैं वो वर्ग जो समाज का अभिजात्य वर्ग कहलाता है। इस आधार पर भी जो है तो नागरिकता को दो वर्गों में बांटना उचित नहीं है। दूसरा प्रतिनिधि शासन की उपेक्षा। अरस्तु प्रतिनिधि शासन को नहीं समझ सका, वह केवल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है। इसलिए वह कहता है कि नागरिक वही व्यक्ति है जो न्याय और प्रशासन में भाग लेता है। अब देखिए अरस्तु डायरेक्ट जो है तो प्रतिनिधि शासन की उपेक्षा, यानी प्रतिनिधि शासन की उपेक्षा अरस्तु ने की है। अरस्तु ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात की है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात नहीं की है, क्योंकि अरस्तु ऐसे लोगों को नागरिक नहीं मानता जो प्रशासनिक सेवा में या ऐसे कार्यों में नहीं है
जो देश के हित में कार्य कर रहे हो या देश के लिए जो कार्य कर रहे हो, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं को अरस्तु नागरिक मानता है कि जो देश सेवा में जो लगे हैं, ठीक है ना। प्रजातंत्र के विरुद्ध अरस्तु का एक मत यह भी है कि नागरिकता संबंधी प्रजातंत्र के विरुद्ध है, क्योंकि वह श्रमिक वर्ग, स्त्रियों आदि को नागरिकता देने के अधिकार से वंचित रखता है। अब देखिए, अरस्तु दास प्रथा का प्रबल समर्थक था, लेकिन दास को नागरिक मानने को अरस्तु तैयार नहीं है। इस आधार पर अरस्तु के इस विचारों का खंडन होता है। स्त्रियों को नागरिकता देने के पक्ष में अरस्तु नहीं। तो यहाँ पर यह बात भी कही जा सकती है कि अरस्तु की कुछ चीजें जो है तो यहाँ पे आलोचनात्मक ढंग से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। हाँ, एक चीज और इसमें संकीर्ण दृष्टिकोण, अरस्तु का कुछ मामले में संकीर्ण दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। अरस्तु की नागरिकता संबंधी परिभाषा बहुत संकीर्ण है, क्योंकि वह राज्य के बहुसंख्यक लोगों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित कर देती है। यानी कि अरस्तु की विचारों की जो है तो संकीर्णता बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्य में निवास करने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं वो मजदूर और गरीब लोग हैं, ठीक है ना, दास लोग हैं, ठीक है ना। नौकर चाकर का वर्ग जो है तो सर्वाधिक जो है तो जनसंख्या वाला वर्ग माना जाता है, लेकिन अरस्तु ने उसी वर्ग को नागरिकता देने से इनकार कर दिया है, ठीक है। अवकाश और नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। नागरिकता के लिए संपत्ति और अवकाश, नागरिकता के लिए संपत्ति और अवकाश आवश्यक नहीं है। अरस्तु कहता है कि प्रतिनिधि शासन में श्रमिक तथा दूसरे लोग की नागरिकता के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। अरस्तु का नागरिक तो दासों के परिश्रम से पलने वाला प्राणी है। यानी कि यहाँ पर यह बात बताई गई है कि अरस्तु का नागरिक कौन है। तो अरस्तु के हिसाब से नागरिक जो दासों की सेवाएं जो लेते हैं, नौकर चाकरों की जो सेवाएं लेते हैं, जो बड़ा वर्ग है, अभिजात वर्ग है, वही अरस्तु के राज्य का नागरिक बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर यह बात निष्कर्ष यह निकलता है कि अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है उसकी आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पक्ष भी इसमें दिए हैं अरस्तु ने, जो राज्य की नागरिकता के लिए परम आवश्यक है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें सही हैं और कुछ चीजें आलोचना के काबिल हैं। तो यहाँ पर इसका जो मिला जुला जो विश्लेषण है वह यही है कि अरस्तु के जो पॉइंट्स आज के प्रजातंत्र के हिसाब से सही है उनको अपन रख सकते हैं, और जो चीजें आज के प्रजातंत्र के हिसाब से सही नहीं है उसको हम नहीं लेते हैं। और इसीलिए आज दुनिया में जितने भी सारे संविधान हैं उसमें जो नागरिकता संबंधी जो कानून बनाए गए हैं, जो नागरिकता संबंधी बातें रखी गई हैं, उसमें देश की समस्त जनता को, संपूर्ण जनता को जो है तो ध्यान में रखते हुए कानून और नियम बनाए जाते हैं। नागरिकता के कानून भी देश के समस्त हितों को देखते हुए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज अरस्तु के जो है तो नागरिकता संबंधी विचार आपने पढ़ लिया है। कल अपन पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार, उसको भी कल अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो महाविद्यालय आकर संपर्क करें। थैंक यू।